बस 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 बस, आ जाओ इधर। देखिएगा, आप कोई भी वन डे एग्जाम दोगे, वहां पर आपको, अगर हम बात करें 25 क्वेश्चन वाले टेस्ट की, लाइक CGL या CHSL की, तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अगर हम बात कर रहे हैं CPO को टारगेट करके, तो वहां पे 2 से 3 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। अब एक क्वेश्चन तो 100% है। अगर हम बात करें पूरे मैथ्स की, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन ही आएगा, और आपको एक एक चैप्टर को कनेक्ट करके ही अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। फिर उनको आपने 50 में से 50 टारगेट करके नंबर लेके आने। लाभ हानि, जिसका हिंदी रूपांतर होगा आपका लाभ एवं हानि। बोले तो जब भी कभी इस चैप्टर की आप लोग बात सोचो दिमाग में, तो आप हमेशा अपने आप को एक शॉपकीपर की तरह एज्यूम करके चलिए, एक दुकानदार की तरह सोच के चलिए। जब भी मान के चलिए, यही ले लेते हैं हम लोग, अब इसको बेचने के बाद किसी को लाभ होगा और किसी को हानि होगी। मान के चलिए कंपनी ने ये बनाई और कंपनी को ये 10 रुपए की पड़ रही है, और कंपनी इसको 15 रुपए की बेच दे, तो लाभ होगा कि घाटा? प्रॉफिट होगा। और कंपनी इसको मान के चलो 8 रुपए की बेच दे, तो क्या होगा? हानि होगा। याद रखना, दुकानदार को लाभ हो या हानि हो, लेकिन गारंटी के साथ आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद लाभ के अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा, केवल और केवल लाभ होगा। और हम लोग जिस तरीके से आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको 2 टर्म्स आने चाहिए। एक टर्म इसमें होता है CP, और एक टर्म होता है इसमें SP। CP को हम लोग बोलते हैं हिंदी में कॉस्ट प्राइस, और SP को हम लोग बोलते हैं हिंदी में सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है। कॉस्ट प्राइस। ले जा भाई, थक गा तो आते के साथ ही। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और हिंदी में इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। मतलब कि जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है या तैयार की जाती है, उस दाम को मैं क्या बोलता हूं? कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। और जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है, सेल की जाती है, उस दाम को मैं क्या बोलता हूं? सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। बात समझ में आई? अब दुकानदार क्या करता है? दुकानदार हो सकता है कुछ सामान अपना घर पे बनाए, जैसे मैं बात करूं हलवाई की, हलवाई वस्तु को अपना तैयार करता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं बाहर से लेके आते हैं हम लोग। मान के चलो मैं दुकानदार हूं और मैं इसको सेल करना चाहता हूं, तो पहले मैं इसको लेके आऊंगा कहीं से, और फर्दर मैं इसको बेचूंगा। यही तो होती है प्रोसेस। जिस दाम पर मैं इसको लेके आऊंगा, उस दाम को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और जिस दाम पर मैं इसको सेल करूंगा, उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ये 2 अलग अलग टर्म्स आपके इसमें यूज होने हैं। पूरा का पूरा ये परसेंटेज की कुछ फ्रैक्शन पर बेस्ड होता है। मैं आपको बता देता हूं, सुनिएगा। जब भी कभी मैं परसेंटेज के सिंबल को रिमूव करता हूं, तो बाई 100 करना पड़ता है। पता है कि नहीं बताओ? अगर मुझे परसेंटेज के सिंबल को हटाना पड़े, तो मुझे 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। अगर कहीं पे 100% लिखा हुआ है, तो उसका भिन्न अंक कितना होगा? 100 और अपॉन 100, और ये कितना होगा? 1 होगा। बोलो होगा कि नहीं? अगर कहीं पे 50% लिखा हुआ है, तो 50% का, ये तो है परसेंटेज वैल्यू, और ये कौन सा वैल्यू है? फ्रैक्शन वैल्यू। सुनते रहो, 2 मिनट में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसको बोलूंगा मैं 50, और बाई में क्या होगा? 100, और ये कितना आएगा बच्चों? 1/2। ठीक। अगर मान के चलिए मैं बोलता हूं 33 सही 1/3%, यहां पर कुछ बच्चों को परेशानी हो जाती है। अगर हम कभी भी 33 सही 1/3 या 33 1/3% की बात करें, याद रखना इसका मतलब होगा 33 प्लस 1/3। अंकित एक चाय भेजना, इतना %। बोलो समझ में आया? तो 33 इंटू 3 कितना आएगा? 99। 99 प्लस 1 कितना आएगा? 100। तो ये हो जाएगा 100/3%। अब इस परसेंटेज के सिंबल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 कितना आएगा? 1/3 आपका आ जाएगा। पता होगा ये बात? तो जिसको नहीं पता वो समझ लो। तो सीधा इसका वैल्यू कितना आएगा? 1/3।
अगर कहीं पे 25% लिखा हुआ है तो 25% कितना होगा 1/4। अगर कहीं पे 20% है इसका मतलब है 1/5। अगर मैं आगे चलता हूं अगर कहीं पे 16 2/3% है, ये परसेंटेज वैल्यू है, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 1/6। देखिए जो लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे उनको तो ये याद होगा, और जो एकदम बिगनर है, अभी लिखने का समय दूंगा मैं आपको, रुक जाओ अभी, ये धीरे धीरे आपके हैबिट में आएंगे। हम लोग इसको जब तक लाभ हानि खत्म करेगा आपको याद हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 14 2/7%, 14 2/7 कितना होता है 1/7। ठीक। अगर मैं बात करूं 12.5%, 12.5% कितना होता है 1/8। अगर मैं बात करूं 11 1/9%, इसका मतलब होता है 1/9। अगर मैं बात करूं 10%, तो 10% होगा 1/10। अगर मैं बात करूं 9 1/11%, इसका मतलब होगा 1/11। बस ये आपको याद होने चाहिए, और याद करने का इसका सिंपल तरीका है, क्वेश्चन में यूज होंगे, जब तक ये चैप्टर खत्म होगा आपको ये अपना आप याद हो जाएगा। इसके लिए एक्स्ट्रा पेन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए परसेंटेज में दो चीजें होती है, एक होती है परसेंटेज इंक्रीज और एक होती है परसेंटेज डिक्रीज। याद रखना, जैसे कि मैंने बात करी, क्या चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। जो बच्चा हेड डाउन करके नीचे बैठा हुआ है इसको हाथ लगाओ जरा। क्या हुआ बेटा, ऐसा ना करो। देखिए अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं, मान के चलिए प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। अगर मैं इसको 100 रुपये का लेके आऊं, कितने रुपये का 100 का, 100 से ज्यादा में बेचूंगा तो लाभ होगा और 100 से कम में बेचूंगा तो हानि होगी। क्या यही होगा क्या? एक चीज बताइए, अब मैं उदाहरण दे रहा हूं एक, किसी भी वस्तु को अगर मैं लेके आता हूं उस दाम को मैं क्या बोलता हूं कॉस्ट प्राइस, और जब बेचता हूं तो क्या बोलता हूं सेलिंग प्राइस। मान के चलिए 100 रुपये का लेके आया और 110 का बेच दिया, तो मेरी जेब से कितने गए थे 100 रुपया, और मेरी जेब में वापसी कितनी आई 110 रुपया। लाभ हुआ कि हानि? लाभ। मतलब ये केस किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉफिट को। कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस आपका सेंस काम करना चाहिए इसके पीछे कि प्रॉफिट जब होगा जब मेरी जेब से मतलब पैसा कम जाए और आए ज्यादा, तभी तो लाभ होगा। अगर मैं लॉस की बात करूं, मान के चलो एक वस्तु मैं 100 रुपए की लेके आ गया और मैंने वो वस्तु 90 की बेच दी, तो मुझे क्या हो गया इसमें? ये लॉस को रिप्रेजेंट करेगी। कितने रुपए का लॉस हुआ? 10 का। ये तो बात हुई लाभ हानि की। एक छोटी सी बात समझिएगा, देखिए प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसमें दो ही चीजें होती है। अगर परसेंटेज इंक्रीज होगी तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉफिट को। अगर परसेंटेज डिक्रीज होगी किसको रिप्रेजेंट करेगा? लॉस को। अभी जो एरो है अगर ऊपर जाएगा तो इंक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे आएगा तो डिक्रीज को। अगर मैं ये कहूं कभी भी लाभ हो कभी भी हानि हो, याद रखना जब भी मैं कभी प्रॉफिट या लॉस काउंट करता हूं, ध्यान रखना जब भी मैं कभी प्रॉफिट या लॉस काउंट करता हूं, लाभ या हानि हमेशा किस पर काउंटेबल होती है? सीपी पर। हमेशा लाभ हो या हानि हो हमें पता किस पे लगेगा? सीपी पे। देखिए जैसे कि मैं एक वस्तु लेके आया कितने की? 100 की, और बेची कितने की? ये मेरे को यही तो बता रही है ना भाई, 100 रुपए लगा के 110 आए, तो किससे तुलना कर रहे हो? सीपी से। सीपी से तुलना करके कितने अधिक मिल गए? 10, तो लाभ हो गया। यहां पर 100 रुपये की मैं लेके आया और मैंने 90 की बेच दी, मेरी जेब से कितने रुपये गए थे? 100 रुपये, और आए कितने? 90 रुपये। तो हमेशा तुलना किससे करोगे? सीपी से। याद रखना। देखिएगा जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर मैं ये कहूं किसी वस्तु को बेचने पर मेरे को 10% का प्रॉफिट हुआ। अब हमेशा देखिए वो जमाना चला गया कि हम x मान के 100 मान के सोचा करते थे। फ्रैक्शन पे वर्क करना स्टार्ट करिए। अगर 10% होगा तो बच्चों कितना होगा? 1/10। मैं आपको एक बात बताई कि कभी भी लाभ हो या कभी भी हानि हो किस पर होता है? सीपी पर। यहां पर प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट को। मतलब 1/10 का या 1/10 का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि प्रॉफिट हो या लॉस हो किसकी रेस्पेक्ट पर काउंट होगा? सीपी के। मतलब ये क्या होगा? आपका सीपी, और ये क्या होगा? आपका प्रॉफिट। तो यहां से आप एक नई चीज निकालना सीखोगे जिसका नाम होगा रेशियो। रेशियो बिटवीन सीपी एंड एसपी।
आप किसके बीच में रेशियो निकालना सीखोगे? सीपीएसपी के बीच में। तो मैं क्या बताया, अगर वह वस्तु 10 रुपए की आई होगी तो बच्चों कितने की बिकी होगी? 11 रुपए की। समझ में आई इतनी बातें? अगर मैं ये कहूं उदाहरण डालते रहूंगा मैं, इसके ऊपर सुनते रहना। अगर मैंने ये कहा कि किसी वस्तु को मैंने 20% के लॉस पर बेच दिया, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 1/5 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 1/5 का। अगर वस्तु का सीपी 5 था तो 1 का क्या हो गया? लॉस हो गया। इट मींस अगर सीपी 5 है तो 1 का लॉस होके कितने का बिका होगा? 4 का। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सीपी और एसपी के बीच संबंध निकालना है। याद रखना, मैं माना एज्यूम किया कि 100 रुपए में लेके आया। कितने रुपए में लेके आया? 100 में। और कितना घाटा कर लिया मैंने? 20% का। 100 रुपीज का 20% कितना होगा? 20 का घाटा कर लिया। तो मैंने कितने का बेचा होगा? तो 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, आपका आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आना। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि चीजों को कहां कन्वर्ट करिए? फ्रैक्शन पे। अगर मैं ये कहूं कि किसी वस्तु को बेचने पर मेरे को 16 2/3% का प्रॉफिट हुआ, पी किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉफिट को। 16 2/3% कितना होता है? 1/6। प्रॉफिट होगा तो मैं ऐड करूंगा और लॉस होगा तो मैं माइनस करूंगा। अगर वस्तु का सीपी 6 रुपया था तो मैंने 1 का प्रॉफिट कर लिया, यही तो हुआ होगा। इट मींस अगर आर्टिकल 6 रुपये का आया तो बच्चों कितने का बेचा गया होगा? 7 का। यह आएगा क्या? अगर इसी के पैरेलल मैं ये कहूं 16 2/3% का एक वस्तु को बेचने पर मेरे को लॉस हुआ, तो बताओ सीपीएसपी का रेशियो कितना होगा? 1/6 का लॉस हुआ। मतलब अगर मैं उसको 6 का लाऊं और उसको कितने के लॉस पर बेच दूं? 1 के लॉस पर। 6 का लाके कितने का बेचूं? 5 का। तो ऐसा करने पर मुझे कितने का लॉस होगा? 16 2/3 का। बोलो, ये बात क्लियर है? कोई संदेह तो नहीं यहां तक? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर मैं चैप्टर की ओर मूव कर रहा हूं। सबसे पहली इकाई आपकी यही है कि आपको सीपी और एसपी के बीच में एक रिलेशन बनाना है। अब कुछ लोग उसको 100 मान के बनाते हैं, लेकिन ये आपके लिए फायदे का सौदा नहीं होगा। आप चीजों को दिमाग में कंसिडर करिए और लिखिए सीधा सीधा। जैसे कि मैं कहूं किसी वस्तु को सेल करने पर 1/9% का मेरे को प्रॉफिट हुआ, 11 1/9, मतलब अगर मैं उसको कितने का लेके आया? 9 का। तो कितने का बेचा होगा? 1 के प्रॉफिट पर। अगर सीपी 9 है तो कितने का बिका होगा? 10। अगर सीपी 90 है तो कितने का बिकेगा? 100। समझ में आ रहा है बेटा? ये मैंने आपको रेशियो बताया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बहुत बेसिक बातें हैं, पता होनी चाहिए आपको। नहीं पता तो लिख लो इसको फटाफट। 5 मिनट का, सॉरी 2 मिनट का समय आपके पास, लिखिए इसको। लो भाई लड़की, ये टोपी रख लो, काम आ जाएगी, घर पे ले जाना। जो बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जीते रहो, खुश रहो, तुम पढ़ाई करो। तुम पढ़ाई करो, बकवास ना करो। शिफ्ट करूं? चलिए आराम से लिखो इनको, ये जरूर लिखो ये। जिनको याद है वो तो अपना आप लिख लेंगे फटाफट, और जिनको याद नहीं है वो देख देख के लिख लो। आपके लगभग इस चैप्टर में 182 क्वेश्चंस है, 182। 20-30 क्वेश्चन का मैं उदाहरण दूंगा, 200 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे।
फिर इसके बाद आप कोई टियर 1 देना, टियर 2 देना, कोई भी एग्जाम देना, स्टेट लेवल का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपका लाभ हानि का क्वेश्चन नहीं बचेगा। शर्त यह है कि आपको रेगुलर रहना होगा बस। चलिए आगे चलूं। बढ़िया कॉन्सेप्ट है, पेपर में क्वेश्चन यहां से आते जरूर है। माइनस करूंगा, लाभ हानि में जो नीचे वैल्यू आती है वो क्या होती है? सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य है ना, लागत मूल्य भी बोलते हैं। टाइप 1 डालिएगा। एग्जाम में बहुतों बार, जैसे अभी भी मेंस का पेपर हुआ था, मेंस के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 लाभ हानि का था और सेम ऐसा क्वेश्चन था। आप देखना, मैं ग्रुप में भी शेयर किया था एक दिन पेपर, आगे भी मैं दिखा दूंगा क्वेश्चन क्या था, सुनिएगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। मतलब कि एक वस्तु को 630 में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर पेपरों में देखने को मिलेगा। फिर मैं बताऊंगा कि चीजें कहां कहां चेंजेज हुई। अब ये क्वेश्चन रूप बदल के कैसे आना लगा, हालांकि मेंस में बिल्कुल सेम 12.5% के ऊपर ही क्वेश्चन था, सेम यही ऐसा ही। देखिएगा, आपके पास में क्या दे रखा है उसने, कितने रुपये एसपी दे रखा है बताओ जरा, 630, और आपसे क्या पूछ रखा है? सीपी। देखिए, अगर आपके पास परसेंटेज डेटा है तो उस परसेंटेज डेटा की हेल्प से आप सीपी और एसपी के बीच में एक रेशियो बैलेंस कर सकते हो। जो भाई लेनी बंद करो, जब भी कभी आपको परसेंटेज में डेटा दे रखा हो, जैसे कि 12.5% है, 12.5% को 12.5 बोल लो या 12.5 बोल लो, लाभ बोला, प्रॉफिट बोला, तो मैं एडिशन यूज करूं कि सब्ट्रैक्शन? एडिशन। 12.5% कम्स 1/8। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर वस्तु वो 8 रुपए की आई होगी तो हमने उस पे 1 का प्रॉफिट कमा लिया होगा। होगा कि नहीं? इसकी हेल्प से मैं एक रिलेशन बना दूंगा सीपी और एसपी के बीच। अगर 8 की आई होगी तो कितने की बिकी होगी? 9 की। अगर 80 की आई होगी तो कितने की बिकेगी? 90 की। अगर 800 की आई होगी तो 900 की। लेकिन रियल में बिकी कितने की? वो 630। मतलब 9 की वैल्यू कितनी है? 630। ये बात आप समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपके द्वारा बेचा गया दाम कितना है? 9, लेकिन क्वेश्चन में बेचा गया दाम कितना है? 630। 9 में किसकी गुणा करूं कि 630 हो जाए? 9 सत्ते क्या होता है? 63, लेकिन क्या चाहिए आपको? 630। तो यहां भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? 70 से। 8 सत्ते कितना आएगा? 56, तो 560। तो वो वस्तु का सीपी कितना रहेगा? 560। एकदम बेसिक है, समझ में आ गया होगा। यहीं से लाभ हानि की आपकी शुरुआत होती है। हमें कहीं कोई एक्स मानने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट रेशियो पे काम करिए। हाँ, कई जगह मैं आपको 100 मान के उदाहरण देकर समझाऊंगा जरूर कि कैसे हुआ होगा ये। फोटो बाद में क्लिक करना, सुनो। क्वेश्चन नंबर 2, फिर मैं टाइप चेंज करूंगा, ध्यान से देखना। एक वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया बताओ जरा? 1750। एक वस्तु को 1750 रुपए में बेच दिया और पूछ लिया कि वस्तु का सीपी या क्रय मूल्य कितना था। यू हैव टू फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। और उसने बेचने में क्या किया? उसको प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट का? 16 2/3% का। मतलब उसको प्रॉफिट हुआ 16 2/3%। मेरे बच्चों, प्रॉफिट हुआ तो प्लस होगा कि माइनस? प्लस होगा। तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी? 1/6। मतलब अगर वस्तु का सीपी 6 रुपया है तो मैंने 1 का प्रॉफिट कमाया होगा क्या? बोलो हाँ या ना? अगर आर्टिकल 6 रुपये का है तो बच्चों वो आर्टिकल कितने का बेचा गया होगा? 7 का। क्या आपकी बात समझ में आई? मेरे हिसाब से अगर 6 का आ रहा है तो 7 का बिकना चाहिए, अगर 60 का आएगा तो 70 का बिकना चाहिए, अगर 600 का आएगा तो 700 का बिकना चाहिए। लेकिन रियल में बिका कितने का? वो 1750 का। इट मीन्स अगर आपके पास में गुणा भाग करने में दिक्कत है तो 7 का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? 1750 के। तो आपके द्वारा माना गया भाई ये रेशियो ही तो है बेटा। बोलो क्या है ये? रेशियो। मतलब 7 रेशियो किसके इक्वल होने चाहिए थे? 1750। तो मुझे बताओ एक रेशियो किसके इक्वल होगा? 1750/7। जब डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा? 250। अगर मैं 7 में किसकी गुणा कर दूं? 250 की, तो मुझे रिजल्ट के रूप में कितना मिलता? 1750। देखो, जिन बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी है वो तो आप बना लेंगे डायरेक्ट,
लेकिन जिनकी वीक है वो ऐसे इसको रेशियो में बैलेंस भी कर सकते हैं शुरुआत में। तो यहां भी आपको 250 से गुना करनी पड़ेगी। 250 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, बोलो 1500 है क्या? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1500। क्या ये बातें समझ में आ गई आपको? अब ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क होगा, इसको स्वयं करना। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर कभी ये बातें आपको परेशान करे, बात सुनिए, एक मिनट बेटा, 16 2/3% कितना होता है, बोलो 1/6। यहां पर कितना है, 8 1/3। देखो बेटा शांत रहो, 16 की जगह कितना हो गया, 8, और 2 की जगह कितना रह गया, 1। मतलब क्या हुआ, हाफ हुआ कि नहीं? तो इसको भी हाफ कर लो। जब हाफ करूंगा कितना आएगा, मुझे बता दो कितना आएगा, 1/12। 1/12। ऐसे आप चीजों को भविष्य में रिलेट करोगे। इतने सारे फ्रैक्शन आप याद नहीं कर सकते। यहां 16 की जगह हो गया 8 और 2 की जगह हो गया 1। अब ये चीज आपको अगर पकड़ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप शुरुआत में आप इसको ऐसे सीख लो। 8 सही कितना था, 1/3। तो मैं लिखूंगा इसको, बताओ क्या लिखूंगा, 8 + 1/3%। तो 8 × 3 24 और 1 25, तो 25/3%। परसेंटेज को रिमूव करने के लिए क्या करूंगा मैं, 100 से डिवाइड करूंगा, तो 25 से कितनी बार, 4, तो कितना आएगा, 1/12। अगर वस्तु का CP 12 था तो एक का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। फटाफट ये दोनों क्वेश्चन कॉपी करो, फिर मैं आगे चलता हूं। मुझे भी एक बार शीट दिखाना। चलिए लिखिए टाइप 2। अब देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, फटाफट आपका मैं कुछ समय लूंगा अब बनाना इनको। ये पेपर में आते जरूर है, लेकिन अगर मान के चलो पेपर सेट करने की अनुमति मुझे दी जाए तो मैं लाभ हानि का क्वेश्चन तो जरूर दूंगा, और ऐसे ही दूंगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं देने का। मैं क्वेश्चन दूंगा, ये तो खर्चे करना है। ये वाला देखो, पेन छोड़ो 1 मिनट। इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आपने पहले कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अब थोड़ा सा मैं लेवल हल्का सा इंक्रीज करना स्टार्ट करता हूं, सुनते जाना। देखो ऐसा हुआ, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए, अगर 20% है तो इस क्लास का हर बच्चा बना सकता है, अगर थोड़ा बेसिक क्लियर है। लेकिन एग्जामिनर बाध्य नहीं है कि वो आपको 20% ही दे के क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है यहां 16 2/3% हो, और हो सकता है यहां 11 1/9% हो। और अगर क्वेश्चन में ऐसा डेटा आया, अभी तो लास्ट बैच में जो बच्चा बातें कर रहा है, यहां देखो, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। मैं एक बच्चे का बता रहा हूं, बच्चा क्या सोचता होगा कि 80% कितना हो गया, 480 हो गया, 1% कितना हो गया, 6। आपसे पूछा 120% कितना होगा, तो 120% होगा आपका 12×72 720। कुछ लोगों ने ऐसे बना दिया इसको, लेकिन मेरी बात समझो आप, ये क्वेश्चन बन तो जाएगा ऐसे, लेकिन अगर डेटा 20% की जगह कुछ और आ गया है ना, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर आपसे। तो इसीलिए मैंने कहा अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹480। एक व्यक्ति एक वस्तु 480 में बेचता है, देन ही हैज अ लॉस ऑफ 20%, तो उसे 20% की हानि होती है। देन एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल्स इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो बताइए वह उसे 20% का लाभ कमाने के लिए किस दाम पर बेचेगा। बात सुनिए, 2 दाम हो गए। एक दाम तो हो गया जब मैं उसको 20% के लॉस पर बेचता था, और एक दाम मुझे अब चाहिए जब मैं उसको 20% के प्रॉफिट पे। बात सुनिएगा, मतलब पहले वो 20% के, देखो 2 दाम हो गए, पहले वो कितने में बेच रहा था बताना जरा, 20% के लॉस पर, मैं एल लिख दिया यहां पे, और अब चाह रहा है वो कितने में बेचे बेटा उसको, 20% के प्रॉफिट पर। सुनिएगा, थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बात बताओ, पहले वो बेच रहा था 20% के लॉस पे, है ना, यही तो बेच रहा था। चलो मैं इसको दोबारा लिखता हूं, पहले वो बेचता था लॉस पे, कितने परसेंट के, 20% के, और अब वो चाहता है कि प्रॉफिट कमाऊं कितने परसेंट का, 20% का। यहां जब 20% का लॉस था तो कितने में बेचा करता था, बोलो जरा, 480 में। आपसे पूछा गया कि बताओ अब वह कितने रुपए का उसको बेचेगा। इसको मैंने टाइप ही चेंज कर दिया और मैंने इसका टाइप 2 लिख दिया।
जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, इधर देखो, पेन छोड़ो, 20% कितना होता है बेटा? 1/5। तो यहां भी 20% 1/5 ही लिखा जाएगा। मतलब पहले वो अगर वस्तु 5 रुपए की आती होगी तो 1 के लॉस पर बेचता होगा, लेकिन अगर वह वस्तु 5 रुपए की आती होगी तो 1 के प्रॉफिट पर बेचता होगा। बोलो बेचता होगा कि नहीं? पहले तो अगर 5 की आती होगी तो 1 के घाटे पे बेचता होगा, अब चाहता है कि अगर 5 की आई तो 1 के लाभ पे। वस्तु एक ही है कि अलग अलग है? वही आर्टिकल है, बस बातें अलग है। पहले मान के चलो वो आर्टिकल मैं इस लड़की को बेचता था, अब मैं वो आर्टिकल इस लड़के को बेच रहा हूं, ऐसे मान के चलिए। तो यहां पर ध्यान देना आप, सीपी कितना है यहां पे? 5 रुपया, और यहां पे सीपी कितना है? 5। भाई जब एक वस्तु है तो उसका दाम भी तो एक ही होना चाहिए। देखो बताने के लिए तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड का है, मैं सीधा सिंपल जो आप अप्रोच पढ़े होंगे मैं सीधा उस अप्रोच से बता के छोड़ दूंगा, लेकिन आप कहीं फंसो ना, इसका कैसे भी क्वेश्चन आए 3 जगह भी बेचेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं आनी। देखिए मतलब अगर वो वस्तु कितने की आती होगी? 5 की, तो पहले कितने की बिकती होगी? बोलो 4 की, और अब कितने की बेचना चाह रहा है? 6 की। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एसपी। हो सकता है क्या? वस्तु वही है, पहले वो हानि पे बेचता था, आज किस पे बेच रहा है? प्रॉफिट पे। ये डेटा आने वाले समय में आप ड्रॉप कर दोगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं भी। टोपी वाले भाई साहब समझ में आ रही है? ठीक है। मतलब पहले अगर वो 5 की लेता था तो 4 की बेच के 20% की हानि करता था, आज वो 20% का लाभ कमाना चाह रहा है। मुझे एक बात बता दो, यहां पर वो कितने में बेचना चाहता था? पहले 480। भाई 4 की वैल्यू 480 है, तो किससे गुणा करूं? 120 से। तो यहां भी किससे गुणा कर दो? 120 से, और 12 छिक कितना आएगा? 72, 720। अगर पूछे वस्तु कितने की आई थी तो यहां भी 120 से गुणा कर दो, वस्तु कितने की आई होगी? 600 रुपए की। ये तो रहा सीपी, ये रहा नया एसपी जब वो प्रॉफिट चाहता है। आने वाले समय में आप ये पॉइंट ड्रॉप कर दोगे। मुझे बताओ 20% का लॉस कितना होता है? 1/5, 5 का लाके 4 का, और 20% का प्रॉफिट 5 का लाके 6 का। ये दिमाग में आप कैलकुलेट करोगे, लेकिन अभी हम उस लेवल पे नहीं आए कि मैं ये ना लिखूं। तो आप लिखो फटाफट इसको, मैं चेंज करके क्वेश्चन नया दे रहा हूं। क्या मैं एक क्वेश्चन दूं आपको? बिल्कुल सेम। देखिए ये क्वेश्चन कुछ लोग पचाएंगे थोड़ी देर में, कुछ लोगों ने पचा लिया। ठीक, ये विंडो बंद कर दो ना बेटा। देखिए कुछ लोग तो इसकी समझ में आ गई होगी बातें, फटाफट इसको बना लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव करता हूं, बातें बंद करो। मैं यहां तो देता हूं 500, कितनी वैल्यू मान लेता हूं? 500, और ये लॉस है 16/2/3% का, और यहां पे प्रॉफिट कर दिया मैंने 16/2/3%। यहां पर कितना कर दिया मैंने? 500, यहां पर 16/2/3%, और यहां पर कितना? 16/2/3%। देखिए मैं तुम्हें स्पष्ट बता रहा हूं, बातें बिल्कुल बंद कर दो, शांत होकर पढ़ लो। क्या 700 आंसर है? मतलब पहले एक दुकानदार कितने परसेंट के लॉस पर? 16/2/3% के लॉस पर बेचता था, और कितने में बेचा करता था? बोलो 500 में। आज वो कहता है कि आज भी बेच रहा हूं, लेकिन मैं कितने का प्रॉफिट चाहता हूं? 16/2/3% का। बोलो कितने रुपए में उसको बेचूंगा? सबसे पहले मैंने एक काम कहा, आप ये चीज सीखिए कि आप सीपी और एसपी के बीच में संबंध कैसे बनाते हो। यहां पर देखिए 16/2/3% कितना होगा? 1/6, और यहां भी कितना होगा? 1/6। अगर वो 6 रुपए की आई होगी तो 1 के घाटे पे बेच दिया होगा, अगर 6 की आई होगी तो 1 के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है। ये डेटा हमेशा समान नहीं होगा। ये डेटा आपका टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। यहां 16/2/3 हो सकता है, यहां 14/2/7, यहां 10%, यहां 20%। तरीका नहीं बदलेगा, तरीका यही रहेगा आपका। ये देखिए वस्तु का सीपी, हमें वस्तु वही है कि अलग अलग है? अरे बोलो वही वस्तु है, तो उसका सीपी अलग अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आप सीपी को सेम रखिए बिल्कुल। तो यहां सीपी कितना था? 6, और यहां भी सीपी कितना है? 6। अगर सेम है तो ठीक है, अगर ये दोनों जगह सेम ना होता तो सेम करते इसको हम, आगे चल के दिक्कत आ सकती है। सुनिए मैं रिलेशन बना रहा हूं सीपी और एसपी में।
पहले वाला अगर 6 का था तो कितने का बेचता था? 1 के घाटे पे 5 का। कितने का बेचता था? 5 का। लेकिन आज वो चाहता है अगर वो 6 रुपए का है तो बेटा कितने में बेच दूं उसको? 1 के प्रॉफिट पे। कितने का बेचे? 7 का। मुझे बताओ पहले कितने का बिकता था वो? 500 का। अगर 5 की वैल्यू 500 है तो मुझे बता दो 7 की वैल्यू 700 नहीं होगी क्या? और ये आपका कितना हो गया आंसर? अगर पूछे सीपी कितना होगा तो कितना होगा? 600। ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। थोड़ा सा बच्चा क्या सोचता है, इस सवाल में तो आराम से बना ही लेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 2 एसपी आपके एक दे रखा है, दूसरा एसपी पूछ लेता है। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? फट से इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल डाल के फटाफट लिखो। ये लिख लेना ना, ये समझ में आ जाएगी बात क्या है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सिर्फ अगर यहां पे वैल्यू अलग अलग होती, आप तो दोनों सेम करके बना रहे हो, अलग अलग होती तो उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करते? उदाहरण देके समझा रहा हूं। ये ऐसे में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बताया था ना कि 182 क्वेश्चन है, ये आपके 200 प्लस ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन समझना इनको, ये हवाबाजी वाली बात नहीं है। मैं बोल दूं आपको कि भाई चुटकी में पेपर निकल जाएगा, नहीं। पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी ताकत है डबल ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाके संभावना है कि कोई पेपर निकले आपका। बातों से एग्जाम नहीं निकलता। इधर देखिएगा, जैसे कि ये प्रश्न आपके पास है, मैं अभी देख रहा था एक क्वेश्चन, तो इसमें आप लोग चेंजेस करिएगा। यहां पर आपने इसको 350 का बेच दिया। कितने का बेच दिया? 350। तो यहां भी क्या करना पड़ेगा बेटा? 350। यहां पर इस 20% को आप कर दो 16 2/3%, और यहां पर इसको कर दो 14 2/7%। पहले वाले को कर दो 16 2/3% और दूसरे वाले को कर दो 14 2/7%। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। पेन छोड़िए। एक व्यक्ति एक वस्तु 350 में बेचता है तो 16 2/3% का लॉस होता है। मतलब पहले 16 2/3% का लॉस करने के बाद वह उस वस्तु को कितने रुपए की बेचता है? 350 की। अब वो कहता है उसी वस्तु को, मुझे बताओ वस्तु अलग अलग है कि सेम है? उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे कितने का प्रॉफिट हो? 14 2/7% का। P रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट एंड L रिप्रेजेंट्स लॉस। एक चीज बताओ, 16 2/3% कितना होता है? 1/6। और यहां पे कितना हो गया? 1/7। याद रखना, यहां अगर वो वस्तु 6 रुपए की आती तो 1 के लॉस पे उसको मैं बेचता, और यहां अगर 7 की आ रही है तो 1 के लाभ पे बेच रहा हूं। उस वस्तु एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। वस्तु का सीपी सेम होना चाहिए था कि अलग अलग? क्या यहां सेम है? नहीं। तो मैं यहां सेम करूंगा। बस ये जो इधर बच्चे बैठे, इधर देखो, यहां पीछे, तुम्हारे पीछे, इसको हाथ लगाओ पीछे, लास्ट में कॉर्नर में एकदम। मालिक यहां देख ले, बातचीत बाद में कर लिए। यहां पर सीपी कितना दिख रहा है आपको? बोलो 6। और यहां पर सीपी कितना दिख रहा है? 7। लेकिन भाई वस्तु जब एक है तो अलग अलग सीपी एक वस्तु का कैसे हो सकता है? भाई मानकर जब पुनीत एक है तो उसके 2 वजन कैसे हो सकते हैं? बात समझ रहे हो ना? जब पुनीत एक है तो वो 2 जगहों उपस्थित कैसे हो सकता है एक समय पे? तो एक ही जगह रहेगा। और याद रखना, अब वो तो हूं नहीं मैं, क्या नाम उसका, रामपाल, ठीक है, जानते हो रामपाल ले को? नहीं जानते? सबसे पहले तो वही पकड़ा गया था, आशा राम, राम रहीम से पहले तो रामपाल ही था। इंजीनियर साहब इधर आओ। चलिए, यहां पे कितना है? ये 7, और यहां पे कितना है? 6। एक बात सुनो, इन दोनों को इक्वल करना है तो 7 की गुणा ऊपर नीचे अगर मैं कर दूं, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? और इस 6 की गुणा यहां कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए 7/7 कितना आएगा? 42। और यहां पर देखिए 6 कितना होगा? 42। क्या सेम हो गया क्या? अगर मैं 7 से कहीं ऊपर और 7 से नीचे कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल कट के एक ही तो देगा ये। मतलब सीपी कितना हो गया अब? 42। और यहां भी कितना हो गया? 42। इसका मतलब अगर वो वस्तु 42 की थी ना, तो पहले वो उसको कितने की हानि पर बेच जाता था? 7 की हानि। 42 में 7 जाएंगे, कितना आएगा? 35। लेकिन आज वो उस वस्तु को कितने की बेचना चाहता है? आजा,
कितने के बेच जाता है? 6 के लाभ पे। 42 और 6 कितना आएगा? 48। 35 की वैल्यू कितनी है? 350। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 480। ये आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है, लिख लो। चाय पिएगी? बताओ। अरे शांत, ये बात समझ में आई? तो मैंने क्या किया, ऊपर भी उससे गुणा कर दिया इनको बैलेंस करने के लिए। यहां कितना था बेटा? 6। और यहां कितना था? 7। 7 के ऊपर नीचे यहां और 6 के ऊपर नीचे यहां, दोनों इक्वल कर दिए। अरे शांत हो जाओ, सुन लो। जो मुक्का मार दे आर पार निकल जाएगा तू। अगर 42 की थी तो कितने की घाटे पे बेटा? 7 की। तो कितने का बेचता होगा? 35 की। यहां बोल रहा है 42 की थी, 6 का लाभ, तो कितने बेचता वो? 48 की। लेकिन पहले कितने की बिकती थी? 350। किससे गुणा करूं? 10 से। तो अब कितने की बिकनी चाहिए? 480। आपका डायरेक्ट हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? एक बच्चा हो रहा है बैठा ऊपर, उसके मैसेज आ रहे, उसको बुला ले। अमन नाम का बच्चा रखा हो, आजा। केक तो बाद में काट लगे, मैं तेरा परिचय करा देता हूँ। मतलब ये लड़की, बैठ जाओ, स्नेहा सिंह है और इसका अभी जो सीपीओ का रिजल्ट आया उसमें ऑल ओवर इंडिया 47th रैंक है। हालांकि अगर हम सीपीओ के रिजल्ट की, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया होगा, रैंक 3 एक विद्यार्थी हमारा उसकी है, रैंक 28 एक की है, रैंक 31 एक की, और रैंक 48 एक बच्चे की, सॉरी 48 47 एक बढ़ा रहा था मैं इसकी। बैठ जा, फ्रेंड है, अच्छा भाई दोस्त है तो फिर आ जा। ठीक है, चलिए। तो आप में से बहुत सारे बच्चे सपना देखते होंगे कि आपको दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगना है, बहुतों का अरमान होते हैं। कई लोग तो ऐसे भी देखे हमने कि जो सीजीएल की नौकरी छोड़ के, मैं बॉयज की बात कर रहा हूं, लड़कियों की बात नहीं कर रहा, कि सीजीएल की जॉब छोड़ के और वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को अडॉप्ट करता है कि हमें ये नौकरी लेनी है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो दिल्ली के दिल्ली में रहेंगे, दूसरा लूट खसुट अच्छी होगी, तीसरा कहीं ना कहीं आ जाओ चल मोटलू तू वहां चल। ठीक है। हाँ, अगर किसी को कुछ पूछना हो, मैं इस लड़की को माइक दे रहा हूं, ये अपना बातचीत करेगी। देखिए, अब केक कट जाएगा, केक की कोई बात नहीं, इस वजह केक काट रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन में जो बाधाएं प्रकट हो आने वाले समय में, वो आप अभी फील कर सकते हो क्या क्या बाधाएं आएगी आपकी लाइफ में। इन्होंने, ये बच्ची, अब ले, एक तो मैं चाहूंगा वो लड़के, मेरे राजा ऐसा ना करे, बातचीत थोड़ा कम कर लो, सुन लो, 2 मिनट का समय लेके लो। पहले तो सर को हैप्पी टीचर्स डे। ताली नहीं बजाओगे क्या? और सबसे पहले तो मेरे प्री में मार्क्स थे 145 और 130 रॉ थे, 15 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में मिले, और फिर मेंस में थे 187.5। और सर मैथ्स की क्लास मैंने 2019 में ज्वाइन करी थी सर के यहाँ पर। पहले सर केडी में पढ़ाते थे, सर ने छोड़ के वो बैच स्टार्ट किया था, तो उसका भी बहुत बड़ा थैंक्स। और फिर 2019 फरवरी में सर का बैच शुरू हुआ था, और मैंने लास्ट 2019 में दिसंबर में सीपीओ 2019 हुआ था, उससे पहले मैंने 2 महीने पहले सर की क्लास छोड़ दी थी, लेकिन मैं ऑनलाइन क्लास लेती थी। और मैं एक चीज़ ये सजेस्ट करूँगी कि ऑफलाइन अगर आप ले रहे हो तो छोड़ना मत इसको। मैंने 2-3 टॉपिक्स छोड़ दिए थे सर के, एक तो मिक्सचर एलिगेशन था और बोटन स्ट्रीम के कुछ क्वेश्चंस थे, वो मेरा टॉपिक आज तक क्लियर नहीं हुआ है, मैंने कई टीचर से पढ़ लिया। तो एक ये जस्ट सजेशन है आपके। उसके बाद मैथ्स तो सर के यहाँ से आप पढ़ना, आपका बेसिक्स बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। मेरा बेसिक मैं मानती हूँ जितना भी स्ट्रांग हुआ है वो सर की वजह से सही हुआ। और उसके बाद इंग्लिश के लिए आप जो बुक्स फॉलो कर रहे हो
वो करते रहो। मैंने फॉलो करी थी एसपी बख्शी, उसके बाद क्रिस्टोफर फिनिक्स की BMW वोकैबुलरी के लिए, और MP पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर, और मैथ सर का हो गया। रीजनिंग मैंने कोई स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़ी थी, बस जो टॉपिक्स थे कैलेंडर और काउंटिंग फिगर्स, इन सब की प्रिपरेशन करी यूट्यूब से, और टेस्ट लगा दी थी बस। उसके बाद जीके के लिए ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं था जीके में, और मेरे से पढ़ा भी नहीं जाता था। तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो होते हैं, जैसे फेस्टिवल हो गया और म्यूज़िक डांस हो गया, जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं उन्हीं को पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना पढ़ोगे कुछ आता नहीं है। मैंने तो ये देखा, CGL CBO कुछ भी दिया, जितना पढ़ के गई कुछ नहीं आता था। और करंट अफेयर्स करी थी मैंने स्टडी IQ एजुकेशन पे, गौरव गर्ग सर पढ़ाते हैं उनसे। तो ये था। और फिर फिज़िकल के लिए मैंने मार्कोस फिज़िकल एकेडमी ज्वाइन करी थी, मेरी फ्रेंड भी जाती थी साथ में। और उसके बाद मेंस के लिए एक ब्लैक बुक और मैंने ऐड करी थी मेंस के टाइम पर, वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर, उसमें काफ़ी अच्छे से दी हुई है, तो आप उसको फॉलो कर लेना। पर पहले अभी प्री के लिए करो। उसके बाद हाँ, प्री ज़रूरी है आपका। मैं ये मानती हूँ, अभी देखो 2 महीने का टाइम है, आप में से काफ़ी ने भरा भी होगा, तो इस साल के लिए नहीं है ये। तो देखो टेस्ट जो है, आप बीच बीच में, अगर आपने अभी प्रिपरेशन शुरू ही करी है, तो आप टेस्ट देते रहो बीच में, टेक्स्ट बुक से या जो भी आप फॉलो कर रहे हो उसको। तो टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। आप टेस्ट के बिना आपका कुछ नहीं होने का, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है। उसके बाद ये जो भी आप पढ़ रहे हो ना, क्लास में आपने आज जो भी पढ़ा उसको रिवाइज़ करना ज़रूरी है। भले ही आप आज तुरंत ना रिवाइज़ कर पाओ, पर 1 वीक संडे ज़रूर रखना है सब कुछ रिवाइज़ करने के लिए। और वोकैबुलरी मेरा मानना है एग्ज़ाम से पहले मत शुरू करना। अगर आपने अभी तैयारी अपनी शुरू कर ली है ना, तो वोकैबुलरी आज से ही स्टार्ट कर दो। 10-10 वर्ड्स पढ़ो, इडियम फ्रेज पढ़ो, लास्ट तक पहुँचते पहुँचते तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी वोकैबुलरी। बस यही 2 चीज़ें हैं जिन पे आपको अपना मेहनत करनी है, हो जाएगा। अभी एक बच्चे ने मेरे पास इसकी वीडियो भेजी, ये यूट्यूब पर भी आजकल रील्स बना के डाल रही है, ठीक है, और उसमें अच्छे व्यूज भी मिले इनको। और बहुत सारे बच्चे मतलब पूछ रहे हैं कि सर शांत होगा, बैठ जा, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर मैडम इंग्लिश कहाँ से करे या मैथ्स कहाँ से करे। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आपका कोर्स पूरा होना चाहिए, और ये मैं रोज बोलता हूँ और बैच में कि रेगुलर रहो। कई लोग आपके बैच में ऐसे भी है कि जो 6 महीने से कोचिंग कर रहे हैं और आज तक 2 ही चैप्टर हो गए। कई लोग ऐसे हैं कि उन्होंने 3 महीने में अर्थमेटिक पूरा खत्म कर दिया 2 महीने में। ये आपका डेडिकेशन चाहिए, और आपको कहीं ना कहीं विश्वास करके पढ़ना तो पड़ेगा ही। यहाँ पढ़ लो, कहीं और पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो। रेगुलरिटी बेहद जरूरी है। अपनी रेगुलर क्लास अटेंड करो, उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट लगाओ। सीट जो आपको मिलती है ना, जो बुक आ गई अब, तो ये जो बुक आपके पास है उस बुक को कम से कम 5 बार सोल्व करो, रेगुलर सोल्व करते रहो। जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी ना, आप कोई भी मॉक टेस्ट देना, आपको 100 की 100% रिजल्ट मिलेगा उसका। आप ये सोचो कि आज ही मैं उठा के सारे 100 के 100 क्वेश्चन सोल्व कर दूं, लाभ हानि के नहीं भाई। 200 क्वेश्चन से ऊपर लाभ हानि के क्वेश्चन है, और उन 200 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी तो दिमाग में याद रखने पड़ेंगे। अब पता लगा क्वेश्चन तो समझ में आ गया, लेकिन लॉजिक आया 1 मिनट के बाद में, 1 मिनट का समय नहीं है, वो टाइम कहाँ घटेगा आपका? जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे वो घटवाएगा आपका टाइम। और बाकी इस बच्चे के नाम से ही, स्नेह सिंह के नाम से ही आपका वो है यूट्यूब चैनल। कुछ पूछना होगा आज तो आपको मैंने मिलवा दिया, वहाँ पे अपना पूछ लेना अपना, और क्या, ठीक है। बाकी अमन भाई बीच में आई है, अमन भाई दादरी वाले, काफ़ी पुराना ये मेरा विद्यार्थी है। और ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कलाकार टाइप के होते हैं, ठीक है। हाँ, जब ये पढ़ा करता, बैठ जा भाई, जब ये पढ़ा करता था तो पढ़ाई के दौरान ही इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो बीच में इनको कोचिंग छोड़ के ये चला गया था, और फिर इसने कहीं छोटी मोटी जॉब करना स्टार्ट कर दी थी। देखो पारिवारिक दबाव जो होता है ना, वो इतना खतरनाक होता है कि आप चाहो ना चाहो आपको जॉब करनी पड़ेगी, आप चाहो ना चाहो आपको शादी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। आप खुद बेरोजगार और शादी ऊपर से हो रही और जिम्मेदारी बढ़ गई, छोटा भाई घर में है, उसकी जिम्मेदारी आपकी कंधों पे आ जाएगी। तो ये समय जो आपके लिए बड़ा बहुमूल्य है, इसको खराब मत करो, ये समय लौट कर नहीं आता। मुखर्जी नगर दुनिया आती है, दुनिया में से कितने लोग सिलेक्ट होकर जाते हैं, ये भी देखो रेशियो आप। अगर दिल्ली पुलिस की बात करूँ, इस बार वैकेंसी ऐसी होगी 100-150 के आसपास, और 100-150 ही दरोगा दिल्ली पुलिस में गई होंगे। सपने देखते हैं लाखों की मात्रा में, सिलेक्शन उनका होता है जिनकी तैयारी एक्यूरेट हो, एकदम सही। एक एक पॉइंट पे उनको समझ चलना पड़ेगा।
तो कृपया करके अपना जो आपका एम है उसको क्लियर करो कि मुझे करना क्या है। दूसरा, समय दो। आप सोचो कि मैं 3 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर दूं क्या? 3 महीने में भाई एक बात तो बताओ, संभव नहीं है। हर चीज के लिए एक समय है, उस समय पे आप उस चीजों करोगे तो बेहतर होगा। लगभग मेरा कोर्स 10 महीने चलेगा आपका, मिनिमम बता रहा हूं 10 महीने। जल्दी होगी 2 बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन समय से पूर्व आप करोगे। वो बच्चा कर सकता है जिसका मैथ्स बढ़िया है, पढ़ रखा है, 2 बैच कर लो एडवांस अर्थमेटिक का। लेकिन जो खत्म है और वो 2 बैच कर लेगा, वो सब ऊपर से जाएगा उसके। आराम से अपना दिमाग शांत करके पढ़िए। अमन अभी तुम्हारी कुछ कुछ बातें बताएगा बड़ी अच्छी अच्छी, गाने सुनाएगा मस्त मस्त, सुनो अमन से, ठीक है? तुझे क्या दिक्कत हो रही है? सुन लिए, भाग जा फिर। हेलो। हो देश विदेश में सब थे अलग रे भेष में। हो आज बड़े बूढ़ा का ले लो नाम जी। हो दादरी ते मैं आया एक कैंडी चीज ले आया, मेरी ओढ़ ते ले लो थम राम राम जी। आज गुरुजी के लिए मैंने 2 लाइन लिखी है, वो सुनाता हूँ। और रंग से गोरा गोले जूं, और भीतर ते भी गोरा से। काम का तेरा डंका बजा, तेरा अलग डाल का टोरा से। मुखर्जी नगर में छा गया रे, बाकी सारे तने छाना से। पुनीत चौधरी नाम तेरा, तने सोने जू चमकाना से। तने सोने जू चमकाना। बड़ा टूटा बड़ा बिखरा थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। अभी यूं अनसुना ही रह गया मेरे प्यार का किस्सा, कभी वो सुन नहीं पाई कभी मैं कह नहीं पाया। जी के किस्से आज तक मन याद दोस्तों, एक सैली मेरी रवे फरीदाबाद दोस्तों। जी के किस्से आज तक मन याद दोस्तों, एक सैली मेरी रवे फरीदाबाद दोस्तों। वो छुट्टियां के बाद आई चूड़ा घाल हाथा में, एकला में रोया किसने बताता मैं। वो छुट्टियां के बाद आई चूड़ा घाल हाथा में, एकला में रोया किसने बताता मैं। जवाना जाती मेरे ते दूर, थारा भाई होता नहीं मशहूर। कलाकार बनया मैं उससे के बाद दोस्तों, जी के किस्से आज तक मन याद दोस्तों। एक सैली मेरी रवा फरीदाबाद दोस्तों। कि कोई दीवाना कहता है, कोई समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। अरे हम सीधे साधे बंदे सा। देखिए, ये बालक दादरी से आया और आपका 10 मिनट लेगा, सुनो। और एक तो कुछ लोग जो है जो चिल्ला रहा, विक्की कुमार जागलान तुझे उठा उठा पटक पटक्का मारूंगा। हाँ ठीक है, शांत होकर सुन लो। ये चिल्लाने की आवाज जाड़ू में कौन कितना चिल्ला रहा। हाँ चलेगा। हेलो हेलो सर, एकदम आओ, मैं डर जाऊं सर।
रे हम सीधे साधे बंदे साना बेरा अड़े स्टैंडर्ड का, हम हाथ कड़ी भी पी लेते तम मारो पैग ब्लेंडर का। थारे एसी फुल पे चालने से मारे लेट टाइम पे आती ना, हम हांडो मेट्रो ट्रेना में मारे बस भी दूर तक जाती ना। तेरी सेक्टर 17 में कोठी मारी गांव में ठाडी हेली से, हम फैन सा शिव जी भोले के तू सिरसाड़े की चेली से। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वो तू तो फैमिली ने भेज दी विलायत में, वो यार रह गया कैथल की लैत में। वो तू तो फैमिली ने भेज दी विलायत में, यार रह गया कैथल की लैत में। तेरा था अंग्रेजी की किताबों में ध्यान, मन खाम खा दिमाग फोड़ा मैथ में। वो तेरी तो रे सदा चाली टोपरा में बात, तेरी तो रे चाली सदा टोपरा में बात, मारे किते पर्चा में नाम को नहीं आए। वो तेरी हाय हेलो सारी ठीक चलेगी रे, मारे साइन थीटा कोस थीटा काम को नहीं आए। वो तेरे 100 में 99 98 भी आए, यड़े 33 का आंकड़ा करोस होया ना। तू तो 1-2 कटन पे भी रोया करती, यड़े फैल होने पे भी अफसोस होया ना। उलाने में तोड़ रखा यारा ने रिकॉर्ड, मारे घर कदे भी इनाम को नहीं आए। हो तेरी हाय हेलो सारी ठीक चलेगी रे, मारे साइन थीटा कोस थीटा काम को नहीं आए। ना कोठी बंगले गालने, ना कोठी बंगले गालने, ना शौक लग्जरी कारा का। बस थारी भाभी लाड लड़ाए जा और साथ रहे जा यारा का। एक बोला ओ यार आगे पाके थी जो बड़ी अंग्रेज, ओ यार आगे पाके थी जो बड़ी अंग्रेज। वो 3-4 बात सीख के जो बन रही थी तेज। कल देख गया रिजल्ट हो गए 12वीं के पेपर आगा, कल देख गया रिजल्ट हो गए 12वीं के पेपर आगा। पूरे हो गए फुल स्वाद आगे भाई रे, जो यारा ने देसी देसी क्या करे थी, आप अंग्रेजी में वो फैल पाई रे। ओ मेरी स्टोरी बहुत घनी दुखदायक रे, घर क्या की नजरा में था नालायक रे। ओ कोन्या करे पढ़ाई ला दो खेती में, 2 साल का मांगया टाइम में बन गया गायक रे। इब फैन फॉलोविंग थारे भाई की यूके में, उस वर्गी कई गूगल पे इब टोरी रे। ओ देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, इस देसी की फैन या दुनिया हो रही रे। ओ यारा ने तो शौक नहीं से, या तो एक काम कर लो, फिर एक काम करते हैं, इसको ध्यान कर लेते हैं। एक तो तू जो जुलफ ले रहा है, यकीन मान जुलफ पकड़कर तेरा दे मारूंगा तुझे। हाँ अरे सुन लो आराम से, ठीक है। जो यहां बुला ले तू मुंह दगा 1 सेकंड में। हाँ सुन ले बात। हेलो हेलो। हो यारा ने तो शौक नहीं से पीने का, हो यारा ने तो शौक नहीं से पीने का, जद खुद प्यावे दिलदार तो पीनी पड़ जासे। हो जिन्हें गांव में कोई बीड़ी तक ना प्याता हो,
जिन्हें गांव में कोई बीड़ी तक ना प्याता हो वो बन जा नंबरदार तो पीनी पड़ जा से। वो जब हद ते ज्यादा प्यार करया जिस छोरी ते, हद ते ज्यादा प्यार करया जिस छोरी ते, वह 11 ते करे प्यार तो पीनी पड़ जा से। मगर बस शांत, बस बस। मैं ये सोच रहा साले सब बेवड़े हो गया। बस दिल जले। हाँ हाँ जरा कुछ 2 मिनट का समय हो रहा है, जो सुन लो बस। हेलो हेलो। वो जी न जाना था वे चले गए, आपने के लेना दिल टूटा से यारो। कोई पहाड़ को न टूट गया, सोच लेंगे जिंदगी में आया ईसा यार जी ने काल लूटना था साला आज लूट गया। वो 4 दिन आख्या में ते आंसू आगे रह लेंगे, वो थोड़े दिन बाद सारा सूख जागा पानी। मैं आज भी दुआ करूँ सु साचे रब ते, वह जिंदगी में सदा खुश रहे मर जानी। वो तेरे इश्क दे चक्रां दे विच 4 साल बर्बाद करे, फिर भी कमला दिल मेरा ए तेनू ही बस याद करे। एक तां तेरी याद सतावे, दूजा ए सरकार नी चंडीगढ़ वालिए। बन गया मैं कलाकार नी चंडीगढ़ वालिए, मिसकाला ना मार। आपे लिख के आपे गोंदा, नैठे उथे जदों पौंदा नी। बाबे दी पूरी किरपा, रिस्पोंस भी चंगा आंदा नी। रज के पूरी सपोर्ट या कर दे मेरे मैथ मंत्रा वाले यार नी चंडीगढ़ वालिए। बन गया मैं कलाकार नी चंडीगढ़ वालिए, मिसकाला ना मार। वो असी सीधे सादे जेहे पेंडू जटनी, जे तू यंकण तो असी केड़े घटनी। वो लेके चाइना दा मोबाइल, मारे फुगरे सडाइल। वो बोती बनना क्वीन कुड़िए, मुंडा उन्हें दिया पोंदा ए जुराबा, जिन्हें दी तेरी जीन कुड़िए। और एक रुक जा। एक गाना है खासा वाला चार का फादर साहब, जो मैं बहुत सुनता हूँ, दिल्ली सुनता हूँ, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वो गाना जरूर सुना करो, आपको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। 2019 में मैं आया था मुखर्जी नगर अप्रैल में, और अक्टूबर में मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे। मैं यहीं पे पढ़ता था, और पुनीत सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है हर तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियली हो, किसी भी तरीके से, और सर बहुत सपोर्ट करते हैं। तो एक बार सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। तो वो गाना है, राख भरोसा बापू रे तेरी एंडी टोर बना दूंगा, टे में आन दे यारा का तन झाजा बीच घुमा दूंगा। पित्तल का तेरा होका ला दूं, भरेंगे पोते चिलम तेरी माँ गेला, गोल्डन जुबली पे बनवाऊंगा फिल्म तेरी। 2 बेटे तेरे नाम के बाबू, काम बने तेरे ऑर्डर पे, एक करेगा सेवा तेरी, एक खड़ा से बॉर्डर पे। लिल्ली छतरी आले राखिए ख्याल मेरे माँ बापू का, धन माया मन ना चाहिए बस रह जमाने आए साधु का। ओए होए 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 हो एक लास्ट गाना।
ਹਸਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੈਡ ਡੋਨ ਕਾਸਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਮੋਨ ਕਾਸਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਚੱਕੀ ਖੜਿਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਾਸਤੋਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਆਏ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਫੇਮ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਦਬੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਐ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਉੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਨਿਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ सच बोलेगा तो मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी ये 1 मिनट का समय और लूंगा मैं आपका। हाँ, ये बच्चा सुनिए, से कलाकार तो मैं बता दिया, ये अपने गाने बना के मतलब अभी स्टार्ट किया है इसने, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे साथी क्लास में हैं, देखिए सपोर्ट करिए। जब कोई व्यक्ति नया कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो सहयोग की आवश्यकता होती है। चैनल अमन सैनी के नाम से होगा। इसकी बुढ़ी शक्ल देख लियो। हाँ ठीक है, वो ये इसका इंस्टाग्राम का होगा, आप लोग इसको सपोर्ट करो भाई को थोड़ी सी। और बाकी मैं जब भी इसका कोई गाना आएगा, इस बार किसी का एक हीरोइन में से चुन लिए हैं मुझे ये देख कितनी भुंडी भुंडी शक्ल बैठी सुन कर ठीक है, देखो पीछा भुंडी शक्ल है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया रहा। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करें कल तो समय, जाते रहे, बाय बाय। केक ऊपर काटू मैं, रुक जा। ठीक है।